आइडिया के फ्री एजुकेशन सेल में पुनः आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आप जैसा देख रहे हैं कि आज का टॉपिक ओपन कास्ट है और उसमें भी ओपन कास्ट में भी ब्लास्टिंग टॉपिक है। वैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में जो कोयले का खनन हो रहा है, कोयले का उत्पादन हो रहा है, उसमें 80% से ज़्यादा ओपन कास्ट से होता है। और मेरे हाथ में एक डंडा भी है, क्योंकि ब्लास्टिंग का इस डंडा से बहुत पुराना नाता है। और योग कहें कि डंडा जो है वो ब्लास्टिंग का गुरु जी है। अच्छे को ब्लास्टिंग जो है ये डंडा सिखा देता है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, अच्छा ब्लास्टिंग हुआ है कैसे पता चलेगा? ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है हम कैसे समझेंगे कि ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है? हम यूं ही थोड़ा मुस्कुरा लें मेरे साथ कि जब चाबी हम घुमाते हैं ओपन कास्ट में तो सबसे पहले देखते हैं बस्ती की तरफ। अगर उधर से डंडा नहीं आ रहा है तो हम समझते हैं ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है। बिल्कुल सही बात है और सही आप समझ रहे हैं कि यही होता है। और ब्लास्टिंग का इससे बहुत गहरा नाता है। मतलब स्वाभाविक बात है, डंडा इस तरफ इशारा करता है कि ब्लास्टिंग में फ्लाई रॉक तो नहीं हो गया। तो आप मेरे इशारा समझ चुके हैं कि ब्लास्टिंग कितना महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक बात है कि जब 80% उत्पादन ओपन कास्ट से होगा तो आपके ओरल एग्जाम में क्वेश्चन भी ओपन कास्ट से अच्छे खासे पूछे जाएंगे। भले ही आप रिस्ट्रिक्टेड हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अंडरग्राउंड में हो, ओपन कास्ट में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ओपन कास्ट से सवाल पूछे ही जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्शंस हैं क्वेश्चन का जो ओपन कास्ट में प्रायः पूछे जाते हैं। हम ऐसे 10 क्वेश्चन आपके पास डालते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन का आंसर अभी इस वीडियो में, इस क्लास में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता हूं कि इंडियन स्टैंडर्ड में कितना डिग्री टेम्परेचर, यानी कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हॉल का हो तो हम इसको हॉट हॉल ब्लास्टिंग के श्रेणी में रखेंगे और उस हॉल को हॉट हॉल के तहत मान के उसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे। यानी टेम्परेचर बताना है कि कितना डिग्री वो टेम्परेचर है जब हम इसको हॉट हॉल मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम कैसे समझेंगे कि ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है? अक्सर पूछा जाता है कि कैसे समझेंगे कि ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है। ईडी और नॉर्मल में क्या अंतर है? अगर बोल्डर 15% से ज़्यादा हो गया है तो इससे क्या दिक्कत है? फायरी स्टार्टर में इमल्सन एक्सप्लोसिव यूज करेंगे या सैलरी एक्सप्लोसिव, और क्यों? गैसिंग क्या होता है? चार्जिंग के समय एक्सप्लोसिव का गैसिंग होता है। जब पंप ट्रक पर एक्सप्लोसिव लोडेड रहता है, इन केस ऑफ सैलरी एक्सप्लोसिव और इमल्सन एक्सप्लोसिव, उस केस में गैसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो गैसिंग क्या होता है ये पूछा जाता है। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक क्या है? हॉट हॉल ब्लास्टिंग क्या है? हॉट हॉल ब्लास्टिंग में क्या प्रिकॉशंस लेंगे? डीएफ का इस्तेमाल घनी आबादी के पास में नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? सेकेंडरी ब्लास्टिंग से नुकसान क्या है? तो इस तरह के अनेकों क्वेश्चंस हैं जो ओरल में पूछे जाते हैं और इसका हम उत्तर एक एक करके आपको देंगे। दोस्तों, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस रखे जो ओरल का क्वेश्चंस हैं कि हॉट हॉल ब्लास्टिंग कितना डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो उसको हम हॉट हॉल ब्लास्टिंग मानेंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि 80 डिग्री बोल देंगे। 80 डिग्री पर एंड एबव पर तो हम ब्लास्टिंग स्टे कर देते हैं। हम हॉट हॉल कितना डिग्री टेम्परेचर होगा तो हॉट हॉल हम मानना शुरू करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तो इंडियन स्टैंडर्ड में 40 डिग्री, मोर देन 40 डिग्री को हम हॉट हॉल टेम्परेचर के श्रेणी में रखते हैं। यदि किसी हॉल का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हॉट हॉल के श्रेणी में आएगा। और हॉट हॉल का जितना भी प्रिकॉशंस है, DGMS परमिशंस है और इसके लिए जो भी नियम बने हुए हैं वो सारे नियम पालन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? आपने बताया कि आप कहाँ काम करते हैं, आपने बताया कि आप ओपन कास्ट में काम करते हैं और ब्लास्टिंग में काम करते हैं। उन्होंने पूछा आप कैसे समझोगे कि ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है? तो ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है ये हम कैसे समझेंगे, इस बात को समझने की हम प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, ब्लास्टिंग गुड हुआ है इसके लिए यह है कि सबसे पहला कि नो फ्लाई रॉक, हमारा फ्लाई रॉक ना हो। यानी तभी मैं मुस्कुराने के लिए बोला था
कि हमने चाबी घुमाया और बस्ती तरफ से अगर डंडा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझते हैं ब्लास्टिंग अच्छा हुआ है। बिल्कुल बस्ती से डंडा तभी आएगा जब फ्लाई रॉक बस्ती में जब इनपुट डालेंगे तो उधर से आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये जो है फ्लाई रॉक मेरा नहीं होना चाहिए। और हमने जब देख लिया कि फ्लाई रॉक नहीं हुआ है, शांति माहौल है, तो फिर हम जाते हैं उस पैच पे जाते हैं, उस बेंच पे जाते हैं जहां ब्लास्टिंग हुआ है। उस बेंच पे हम जाते हैं देखने के लिए कि वहां की क्या पोजीशन है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कोई मिस फायर तो नहीं है। मिस फायर मीन्स क्या, हम चाहे ईडी से ब्लास्ट किए हों, नोडेल से ब्लास्ट किए हों या डीएफ से ब्लास्ट किए हों, वो जो है बिना डिटोनेट हुए सेम उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है कुछ हॉल के ऊपर जिस कंडीशन में उसको बांधा गया था, जिस कंडीशन में उसको फिट किया गया था। तो हमने देखा कि डीएफ या नोनेल या इलेक्ट्रॉनिक जो डिटोनेटर है उसका जो वायर है वो उसी हालत में पड़ा हुआ है जिस हालत में दिए, और वहाँ पर कोई मटेरियल भी टूटा हुआ नहीं है। तो हम सीधा सीधा समझ जाते हैं कि मिसफायर हुआ है। और मिसफायर के लिए फिर जो मिसफायर हैंडलिंग के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हमको जाना। फिर हम देखते हैं, नज़र घुमा के देखते हैं, मिसफायर कहीं नहीं दिखता तो देखते हैं कोई ब्लोन आउट शॉट तो नहीं हुआ है। ये हॉल में जो एक्सप्लोसिव डाला गया था, ब्लोन आउट होता है कि हॉल में जो एक्सप्लोसिव डाला गया है, स्टेमिंग मटेरियल यदि लूज है या कोई और कारण हो गया तो क्या होता है कि सारा मटेरियल जो है सो उड़ जाता है हवा में। तो वो जो है, और हॉल जैसा हमें किया था उसी तरह के एजिटिव हॉल जो है वो खाली अवस्था में रहता है, तो उसको कहते हैं ब्लोन आउट शॉट। हम खाली हो गया हॉल, तो ये कंडीशन है। अगर ब्लोन आउट नहीं हुआ है तो यहाँ तक मेरा अच्छा है। अब आइए कि अब मैंने देखा कि ब्लोन आउट भी नहीं है, फिर एक नज़र में देखता है कि यूनिफॉर्म हीप ऑफ जो है ब्लास्टेड मटेरियल, बीएम का मतलब है यहाँ पे ब्लास्टेड मटेरियल, यूनिफॉर्म हीप ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल। ब्लास्टेड जो मटेरियल है उसका यूनिफॉर्म है कि नहीं। आप जानते हैं कि जब हम हॉल यहाँ ब्लास्ट करते हैं, जब ये हॉल हम ब्लास्ट करेंगे, ये हॉल जब स्टेमिंग करके हम ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्टिंग के बाद यहाँ पे जो है ये हॉल जहाँ पे रहता है उस सामने में जो है वो इंस्यूटिव फॉर्म में, मूल अवस्था में जो वहाँ का रॉक मटेरियल प्रॉपर्टी जो भी चीज़ है वो बल्क में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो टूट जाता है और उसका जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है टूटने से, और वो जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक, तो दूसरा हॉल यहाँ है, दूसरा हॉल यहाँ पे है, हमने इसको भी चार्ज किया है, तो क्या होगा, यहाँ भी उठ जाएगा मटेरियल, आपको यहाँ भी उठ जाएगा, यहाँ भी उठ जाएगा। तो जहाँ जहाँ हॉल होगा वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल उठेगा, और बीच में जैसे जैसे हॉल से दूरी बढ़ेगा, स्पेसिंग की तरफ हम बढ़ते हैं तो मटेरियल थोड़ा सा कम उठता है, बीच में जो है घाटी जैसा फॉर्म होता है, हल्का सा डाउन आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक ना। और इसी तरह तीसरा हॉल भी है मेरा यहाँ पर किया हुआ, तो यहाँ भी सेम उसी तरह फॉर्म होगा, यहाँ भी जो ऊपर का पोर्शन है वो उठ जाएगा और थोड़ा सा जैसे जैसे हम हॉल, दोनों हॉल के बीच की दूरी बढ़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म, एक जो ब्लास्टेड मटेरियल जो लूज होके टूट करके क्रैक होकर के ऊपर की तरफ उठ गया है, वो मटेरियल देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्टेज में है, ऐसे उठता है फिर डाउन होता है, फिर उठता है, फिर डाउन होता है, फिर उठता है। तो इस तरह एक यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म हीप ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल हमको मिलता है। और ये ब्लास्टिंग जब होता है तो ये जो है आप देखे होंगे कि ये ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड के जो उसमें पीस जो स्लाइस रहता है, तो जब ब्लास्टिंग होता है तो एक एक परत, मान लीजिए कि 6 रो में ब्लास्टिंग हुआ है तो वो आगे रो सबसे जो बेंच के पास वाला जो रो है वो थोड़ा सा डाउन होता है, उसके बाद वाला उससे कम डाउन होता है, उससे कम, एकदम ब्रेड जैसा आप स्पष्ट मुझे लगता है कि देख पा रहे होंगे। जो ब्लास्टिंग होता है वो ब्रेड के शेप में होता है। अगर ब्लास्टिंग प्रॉपर वे में हो तो इस तरह का नज़ारा आपको ओपन कास्ट में देखने को मिलेगा कि ये ब्रेड के शेप में आप एकदम यूनिफॉर्म रहता है, आप जितना भी रो है वो यूनिफॉर्म बनता है। तो मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म हीप ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल हमको मिलता है उसको देखने से। और क्या मिलता है, प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन। प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मीन्स हमारा जो है सो बोल्डर का जो फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल नहीं हो, मटेरियल जो है सो लगभग छोटा बड़ा मिला के उसका साइज लगभग यूनिफॉर्म साइज का हो, जो रिक्वायर्ड साइज है हमारा शॉवेल या पीसी के हिसाब से, उसके हिसाब से मटेरियल बने। प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन मीन्स मटेरियल जो है यूनिफॉर्म साइज का हो।
बहुत बड़ा साइज का मटेरियल नहीं हो जो मेरे पॉकेट में नहीं आए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बोल्डर के फॉर्म में नहीं हो, हमारा मटेरियल जो है सो ज़्यादा बोल्डर नहीं बने, और बोल्डर बने भी तो लेस देन 15%। लेस देन 15%। मेरा जो बोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है वो 15% से कम होना चाहिए मेरा बोल्डर फॉर्मेशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट में लेस वाइब्रेशन और नॉइज भी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो आसपास में जो बिल्डिंग्स है, मकान है, उसका शीशा क्रैक्स हो जाएगा, उसके दीवार में क्रैक्स आ जाएगा, फिर विवाद पैदा होगा, और नॉइज भी ज़्यादा होगा तो बस्ती के लोग सुनेगा तो ज़्यादा सजग हो जाएगा, तो फिर परेशानी हो सकता है। लेकिन जहाँ बस्ती दूर में है वहाँ बहुत आसान होगा। खास करके ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है BCCL, ECL और CCL में, ज़्यादातर जगहों में इस तरह के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और ब्लास्टिंग को काफ़ी आत्मसात के करना पड़ता है। अपनी तरफ से सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो ब्लास्टिंग ऑफिसर हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि फ्लाई रॉक ना हो। लेकिन आप जान के हैरानी होगी कि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप जो है सो ED से ब्लास्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्लाई रॉक नहीं होगा। तो चाहे ED से यूज करिए, चाहे नॉन से यूज करिए, DF यूज करिए, कुछ भी आप यूज करिए, ठीक ना, फ्लाई रॉक को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 1 साल तक ब्लास्ट कर रहे हैं और एक बार कभी फ्लाई रॉक नहीं हुआ, ऐसा असंभव है। हर चीज़ हर कंडीशन आपके फेवर में नहीं होता है। तो जो ये कहते हैं कि ED से ब्लास्ट करते हैं और फ्लाई रॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, इसका मतलब है कि वो ब्लास्टिंग में बच्चे हैं। अगर ब्लास्टिंग करते, खास करके BCCL, ECL, CCL में करते, तो उनको पता चल जाता है कि फ्लाई रॉक होता है कि नहीं होता है। ये टेक्निक जो है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक जो है, वो सिर्फ फ्लाई रॉक को, वाइब्रेशन को, नॉइज को ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप कर देना, फिर भी कुछ खतरा आपको रहता ही है। हम कंट्रोल, लेकिन अगर हम इसको ठीक से फॉलो करेंगे तब बहुत हद तक हम खतरा को टाल सकते हैं, समस्या को हम टाल सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंडरी ब्लास्टिंग या बोल्डर ब्लास्टिंग। सेकेंडरी ब्लास्टिंग और या बोल्डर ब्लास्टिंग जो हम करते हैं, उससे नुकसान क्या है, इसको समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लास्टिंग का क्वेश्चन है। आपको चाहे वर्किंग हो, लेजिस्लेशन हो, हर चीज़ में पूछ देते हैं। और स्वाभाविक बात है कि माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि नहीं पूछा जा सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सेकेंडरी ब्लास्टिंग से नुकसान क्या है। अगर हमने प्राइमरी ब्लास्टिंग किया और उसमें बोल्डर फॉर्म्स हो गया तो हमको मजबूरी है कि हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। तो बोल्डर कहते किसको है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमारा जो सॉवेल का कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी, वो बॉकेट का क्षमता अगर से बड़ा यदि बोल्डर हो जाए, जिस बोल्डर को वो नहीं उठा पाए, तो हम उसी को बोल्डर मानते हैं। जो बड़ा सा पीस उठा ले वो बोल्डर नहीं है। तो जिसको वो नहीं उठा पाए, तो उसको यदि सॉवेल नहीं उठा पाएगा, मेरा PC नहीं उठा पाएगा, तो हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना होगा। सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने में एक्सप्लोसिव का कंजप्शन बढ़ जाता है, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं तो कॉस्टली हो जाता है। दूसरा, सेकेंडरी ब्लास्टिंग जब करते हैं हम, तो उसे फ्लाई रॉक की संभावना रहती है। ये चीज़ आपको बोलना होगा। सेकेंडरी ब्लास्टिंग में फ्लाई रॉक की संभावना पूरी रहता है। वो अगर वो बगल में अगर बस्ती नहीं भी है, फिर भी खतरा है आपके माइंड में कि दूसरा कोई सॉवेल, PC, डंपर, उसका ग्लास टूट सकता है, उसका मिरर टूट सकता है, कोई अगर बाहर में आदमी हो तो उससे घायल हो सकता है। तो इस तरह की समस्या है जो सेफ्टी के लिए विशेष खतरा है। और आप जानते हैं कि DGMS का हम एग्जाम दे रहे हैं, तो सेफ्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेफ्टी पर हम बात, अगर कहीं भी कोई आंसर में गुंजाइश हो कि हमको सेफ्टी घुसा देना है, तो जरूर हमको डालना है सेफ्टी। तो वो, लेकिन ये सब होते हुए भी ये जो इतना आंसर जो आप बोलेंगे सेकेंडरी ब्लास्टिंग के लिए, तो इससे मात्र 50% मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और है उस आंसर में। जब बोल्डर बड़ा साइज का होगा, अब वो मशीन से जब लोड करेगा उस बोल्डर को, तो वो तो पहला नंबर बोल्डर उससे लोड नहीं होगा, तो बगल का जो और जो छोटा छोटा मटेरियल्स है जिसको उसको लोड करना है, तो उसको लोड करने के लिए उस बोल्डर को उसको बॉकेट से सरकाना पड़ता है। और उस बोल्डर को वहां से छांटने में काफी अधिक समय उस PC या सॉवेल को लग जाता है।
और उस शॉवेल का जो इफिशियंसी है, यदि वो 1 घंटा में अगर 10 डंपर लोड कर रहा है तो उसका क्षमता 4 या 5 डंपर पर हो जाएगा। 50% इफिशियंसी घट जाएगा। उसको बॉकेट से वो बोल्डर को छांटना पड़ेगा ताकि वो छोटा मटेरियल्स को उठा सके। और अगर आप प्राइवेट माइंस में अगर ज़्यादा बोल्डर फार्मिंग हो गया है तो निश्चित है कि समझिए उसके जो मालिक है वो मैनेजर को उस डंप में कोर के गाड़ देगा यदि इतना ज़्यादा बोल्डर बराबर फार्म होता है। तो उससे मशीन आप एक शॉवेल ही स्लो नहीं हो रहा है, उसके साथ अगर 4-6 डंपर है वो भी 50% इफिशियंसी लॉस हो जाएगा और कंपनी को लाखों में लॉस होगा यदि बोल्डर का फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने यदि बोल दिया कि ज़्यादा बोल्डर का फॉर्मेशन होने से जो है मशीन का जो लोडिंग इफिशियंसी है वो 50% से भी ज़्यादा घट जाएगा, बोल्डर को छांटना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो समझेंगे कि ये रियल मैन है, ये रियल हीरो है जो फील्ड में रहता है और बारीकी को समझता है, रियल में मैनेजर है, ये बेहतरीन मैनेजर हो सकता है। आपने यह बोल के वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके हार्ट को आप टच कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आवे और आपको लगे कि इसमें हार्ट को टच किया जा सके तो आपने आंसर से जरूर कोई ऐसा बात रखना चाहिए जो उनके हार्ट को टच कर सके और आगे का सवाल वो नहीं पूछेंगे और आप विजयी होकर वहाँ से लौटेंगे। वैसे मेरी शुभकामना है आपके साथ में, आप हर सवाल को बेहतरीन तरीके से उत्तर दें। आइए दोस्त समझते हैं, फायरी सीम में इमल्सन एक्सप्लोसिव यूज़ करेंगे या सैलरी एक्सप्लोसिव यूज़ करेंगे। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन और रियल में बहुत महत्वपूर्ण है। तो फायरी सीम है तो आप समझ सकते हैं कि उस सीम में का टेम्परेचर हाई है, उसमें आग लगा हुआ है और ये इमल्सन एक्सप्लोसिव जो होता है वो फायर रेसिस्टेंट, वेरी गुड फायर रेसिस्टेंट होता है, तो उसमें हम इमल्सन एक्सप्लोसिव ही यूज़ करेंगे। वैसे इमल्सन एक्सप्लोसिव के बारे में एक और चीज़ बता दें कि इमल्सन एक्सप्लोसिव जो होता है वो हाई वाटर रेसिस्टेंस भी होता है और इमल्सन एक्सप्लोसिव कुछ और नहीं है, वो सैलरी एक्सप्लोसिव का अपग्रेड वर्जन है, वो एडवांस रूप है उसका, जो है सैलरी एक्सप्लोसिव का एडवांस वर्जन है, अपग्रेड मटेरियल है। और इसमें इसका इमल्सन एक्सप्लोसिव इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है इमल्सीफाइंग लिक्विड रहता है। जो इमल्सन एक्सप्लोसिव में जो उसका पार्टिकल्स होता है उसका बॉन्डिंग जो है इमल्सीफाइंग लिक्विड जो है बेहतरीन तरीका से वाटर और ऑयल का बॉन्डिंग वो कर पाता है। इसका मटेरियल बहुत टच में रहते हैं, बहुत फाइन मटेरियल रहता है, बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है इमल्सन एक्सप्लोसिव का, और इस वजह से इसका जो है इफिशियंसी बहुत हाई होता है। तो इमल्सन एक्सप्लोसिव जो है वो वाटर रेसिस्टेंस भी, हाई वाटर रेसिस्टेंस होता है, हाई फायर रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए और बहुत ही सक्सेसफुल है, मार्केट में यूज भी हो रहा है। तो हम इस कंडीशन में चाहे फायर रेसिस्टेंस हो के केस में हो, चाहे वाटर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव का सिलेक्शन करना है, तो आज के डेट में हम जो है इमल्सन एक्सप्लोसिव दी बेस्ट। इमल्सन एक्सप्लोसिव का एक और खासियत होता है मेरे दोस्त कि अगर इसको 120 डिग्री टेम्परेचर पर 2 घंटा तक यदि रखा जाए तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होता है और ये ग्रेट फायर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव है। गैसिंग क्या होता है, आइए दोस्त समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो गैसिंग क्या होता है, ये ओपन कास्ट के ब्लास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर एक्सप्लोसिव का गैसिंग नहीं होगा तो वो एक्सप्लोसिव नेचर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। गैसिंग का तात्पर्य है जो सैलरी या इमल्सन एक्सप्लोसिव से जब हम चार्जिंग करने से पहले हम टेस्ट करते हैं, उसको बीकर में लेके 1 लीटर का एक बीकर होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं, उसमें हम उस एक्सप्लोसिव को पाइप के थ्रू डालते हैं और उसको ऊपर का पोर्शन को एक जो है कॉपर नाइफ से, कॉपर के चाकू से काट देते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हट जाता है और उसको 15 से 20 मिनट हम छोड़ते हैं। तो उसमें एक्सप्लोसिव में बीकर से कुछ क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव बीकर के लेवल से ऊपर आ जाता है, यानी उसमें स्वाइलिंग होता है। स्वाइलिंग में होता क्या है कि उसमें एक्सप्लोसिव में गैसिंग एजेंट भी मिक्स किया जाता है, जिसके वजह से एक्सप्लोसिव में रिएक्शन होता है और उसमें स्वाइलिंग होता है। एक्सप्लोसिव के अंदर में एयर बबल, हवा का बुलबुला बन जाता है और जिससे एक्सप्लोसिव का जो कॉलम है, वो हाइट है, वो बढ़ जाता है। तो जो हर कंपनी का अपना अपना है कि कितना कॉलम हाइट बढ़ेगा, यानी कॉलम हाइट बढ़ जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये जो है एक्सप्लोसिव नेचर में अब आ गया
तो हम इसको हॉल में डालना शुरू कर देते हैं। वो वॉल्यूम का बढ़ जाना, स्वेलिंग आ जाना, यही जो है वो उसका गैसिंग है। ये दोस्तों हम आगे समझते हैं हॉट हॉल ब्लास्टिंग, कि हॉट हॉल ब्लास्टिंग हम कैसे करेंगे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट हॉल ब्लास्टिंग हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम में मुझे लगता है कि आपकी भी तैयारी अच्छी हुई होगी, बट थोड़ा सा हमारे साथ रिवीजन कर लें। हॉट हॉल ब्लास्टिंग वेरी कॉमन थिंग इन ब्लास्टिंग चैप्टर। कि हॉट हॉल जो ब्लास्टिंग करेंगे ये डायरेक्ट फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर के डायरेक्ट सुपरविजन में, यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर के डायरेक्ट सुपरविजन में ही हॉट हॉल ब्लास्टिंग होगी। पहले हमारा दूसरा चीज जो है वो हम लिखेंगे कि नो यूज ऑफ डिटोनेटर बेस्ड एसेसरीज। इसमें इसको चार्ज, इसमें जो है इसका जो एसेसरीज होगा उसमें जो है डिटोनेटर बेस्ड एसेसरीज नहीं होगा। इसमें जो है हम नॉनेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें भी डिटोनेटर रहता है लगा हुआ, या और भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जिसमें भी डिटोनेटर है वो हम हॉट हॉल में नहीं ब्लास्ट करेंगे। आप जानते हैं कि डिटोनेटर में हीट मिलने से वो फट जाता है, हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम डिटोनेटर बेस्ड एसेसरीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा कि ब्लास्टिंग क्रू जो है वो वेल ट्रेंड रहना चाहिए। फायर फाइटिंग ब्लास्टिंग करने के लिए हमारा ब्लास्टिंग क्रू वेल ट्रेंड होना चाहिए। और ये काम जो हम करेंगे, ये ब्लास्टिंग, हॉट हॉल ब्लास्टिंग का जो काम करेंगे ये डे लाइट में ही करेंगे, दिन के उजाला में ही, पूरी तरह से उजाला में ही इसको जो है सारा ऑपरेशन करेंगे। और ब्लास्टिंग में जो है ये चार्जिंग से ब्लास्टिंग करने का जो टाइम है वो हम हर हालत में 2 घंटा के अंदर में ही इसको निपटाएंगे। ब्लास्टिंग 2 घंटा के बाहर मेरा न जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके चार्जिंग से लेके और ब्लास्टिंग तक वो 2 घंटा के अंदर में। यदि हॉल का टेम्परेचर 80 एंड 80 से एबव है तो उसको हम पानी डाल के ठंडा करेंगे, सोडियम सिलिकेट डाल के ठंडा करेंगे। और इसमें हम एक चीज का उपयोग कर सकते हैं कि एस्बेस्टस का अगर गैसिंग मिल जाए तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है कैलकुलेटेड डीजीएमएस के परमिशन से हम ले सकते हैं, तो उस केस में एस्बेस्टस का गैसिंग भी हम दे सकते हैं। तो इसमें 80 डिग्री से यदि एबव टेम्परेचर है तो हम जो है बिल्कुल ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, रोक देंगे जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है इससे कम नहीं हो जाए। जो मुझे डीजीएमएस के द्वारा परमिशन मिला है उससे इसका टेम्परेचर कम ना हो जाए, तब तक हमें ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। इस हॉल को डील करने के लिए इमल्सन बूस्टर एंड इमल्सन एक्सप्लोसिव का यूज करेंगे, क्योंकि इमल्सन एक्सप्लोसिव जो है फायर रेसिस्टेंट होता है। और इसमें जो बूस्टर का जो इस्तेमाल करेंगे, इमल्सन एक्सप्लोसिव को डिटोनेट करने के लिए हॉल के नीचे में जो बूस्टर डालेंगे उसमें जो है उसमें भी हम इमल्सन बूस्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये होता क्या है दोस्तों कि हम जो है कितना क्वांटिटी पे कितना बूस्टर यूज करते हैं इसका एक थंब रूल है जो पूरा देश में लगभग यही फॉलो हो रहा है। 0.2% जो है, यदि हम 100 किलो इमल्सन एक्सप्लोसिव या सैलरी एक्सप्लोसिव हम हॉल में डालते हैं तो 0.2% जो है बूस्टर, जो बूस्टर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम विभिन्न फॉर्म्स में बूस्टर आता है, नेट पर भी आप देख सकते हैं, बुक में भी उपलब्ध है। तो वो बूस्टर जो है यानी 100 किलो अगर हम एक्सप्लोसिव हॉल में डाले हैं तो 0.2% 200 ग्राम होता है, यानी 100 किलो में हम 200 ग्राम बूस्टर जो है डालते हैं। और ये सब चीज जो है बताने के बावजूद जो है फर्स्ट क्लास मैनेजर हो, ब्लास्टिंग क्रू ट्रेंड हो, डिटोनेटर का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम जो है सो डीएफ का यूज करेंगे, डिटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। इसकी खासियत है कि यह टेम्परेचर को बियर करती है, इसमें डिटोनेटर नहीं होता है। इसमें जो है हम डीएफ में इमल्सन बूस्टर को डीएफ के साथ जोड़ देते हैं, डीएफ को डिटोनेटिंग फ्यूज बोला जाता है। ये जो है एक ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर में PTN पोटासियम एरिथ्रेटेड टेट्रा नाइट्रेट डाला रहता है। वो व्हाइट रंग का पाउडर रहता है जो महिला लोग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करती है। देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है, बट ये PTN रहता है, हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो वो जो है इसमें रहता है डाला हुआ, और इसका VOD जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो VOD होता है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, वो होता है 7000 मीटर पर सेकेंड।
इसका VOD होता है। यानी आप यूं कहें कि 1 सेकंड में ये जो है अगर 7 किलोमीटर लंबा अगर ट्यूब हो, 7 किलोमीटर, 7000 मीटर में 7 किलोमीटर, तो यह 1 सेकंड में पूरा का पूरा जल जाएगा। मतलब ये डिटोनेट हो जाएगा। आप इसका जो ओरिजिनल मूल भाषा में समझें तो ये डिटोनेट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 7 किलोमीटर विदिन सेकंड में, इतना ये हाई इफिशियंसी इसके पास मिलता है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। आइए दोस्तों, तो ये हम समझ गए कि हम जो है सो DF का इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ बताने के बाद भी हमें रिजल्ट को सिक्योर करना है ओरल एग्जाम में। तो इस वजह से कि हम सारी चीज़ करने के बाद भी माइंस में कोई भी काम करना है, कैसे काम करना है, अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, उसके लिए DGMS का एक परमिशन होता है। उस परमिशन में यह लिखा रहता है कि कौन सा काम कैसे करना है। हॉल चार्ज करना है तो कैसे करना है, हॉल में एक्सप्लोसिव देना है तो कौन सा देना है, कितना क्वांटिटी में देना है, हर चीज उसमें लिखा रहता है परमिशन में। अपने अपने माइंस के परमिशन को जरूर पढ़िए, चाहे आप अंडरग्राउंड में हो चाहे ओपन कास्ट में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस परमिशन में सब लिखा रहता है। तो हम जब इतना सारे आंसर बताएंगे तो लास्ट में ये वो जो जरूर जोड़ेंगे अपने कि अन्य जो प्रिकॉशन जो लिया जाएगा, जो DGMS का जो परमिशन रहेगा उसके हिसाब से परमिशन उसका फॉलो किया जाएगा, प्रिकॉशंस लिया जाएगा। और वो जो है वो खुश हो जाते हैं सुन करके, क्योंकि DGMS में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका जो बात हर जगह उठा देते हैं सुरक्षा के मामले में, तो उनको अच्छा लगता है। तो आप DGMS का परमिशन का इस्तेमाल करते हैं, और अच्छा ही नहीं, ये सुरक्षित भी है। और हॉट हॉल जो ब्लास्टिंग करते हैं, तो एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि जब हम एक हॉल को दूसरे हॉल से जो जोड़ते हैं DF के द्वारा, तो चूंकि उधर स्टार्टर गर्म है, तो हमारा कोशिश रहता है कि जब एक हॉल को दूसरे तीसरे चौथे हॉल से जब जोड़ते हैं, तो उसका जो ट्यूब जो है, जिस ट्यूब को जोड़ते हैं इसमें जोड़ते हैं इसमें जोड़ते हैं, तो इसके नीचे में कोई पत्थर या कोई ढेला या कुछ ऐसा मटेरियल जो है इनकम्बस्टिबल मटेरियल, जो जलता नहीं हो, गर्म ना होता हो, तो उसके तार के नीचे अगर हम दे दें, ये वायर टाइप का ही दिखता है बट ये ट्यूब होता है, तो इसमें हम अगर दे देते हैं तो ये जमीन में सटा हुआ नहीं रहेगा और ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि DF का यूज जो है पॉपुलेटेड एरिया के पास हम नहीं करते हैं, DGMS के द्वारा मना ही किया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें फ्लाई ऑफ होने की पूरी संभावना रहता है। DF इसको डिटोनेटिंग कॉर्ड भी बोलते हैं, डिटोनेटिंग फ्यूज भी बोलते हैं। तो ये डिटोनेटिंग फ्यूज के रूप में ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो इस्तेमाल है, ये एक ट्यूब होता है और इसके अंदर में PTN डाला रहता है, PETN, पोटासियम एरिथ्रेटेड टेट्रानाइट्रेट। ये हाई एक्सप्लोसिव है, इसके अंदर में डाला हुआ रहता है। तो इसका जो इस्तेमाल जो है हम पॉपुलेटेड एरिया के पास मना ही रहता है, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अक्सर पूछते हैं, DGMS में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं करते हैं। तो इसका रीजन है, इसका आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है। आप देख रहे हैं कि ये स्टेमिंग हो रहा है और इसमें जो है ये सब एक्सप्लोसिव है, और ये जो है ये बूस्टर है, ये हॉल है, ये बूस्टर है, ये DF है और ये स्टेमिंग मटेरियल है। तो हम पॉपुलेटेड एरिया के पास ये जो है DF का यूज जो है मना ही किया हुआ रहता है, वहाँ पे कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। वहाँ DF आखिर यूज क्यों नहीं करते हैं, तो उसका रीजन हम लोग समझते हैं। ये प्रैक्टिकली चीज है, ठीक है। तो आप अगर ये चीज उनको बता दिए तो निश्चित है कि आगे वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। तो ये हम क्यों मना ही किया रहता है, एक तो आप जानते हैं कि इसका VOD जो होता है, VOD जो होता है 7000 मीटर
पर सेकेंड। बहुत ही हाई VOT होता है, 7000 मीटर, 7 किलोमीटर एक सेकेंड में ये जो है डिटोनेट होकर के जलते हुए, फटते हुए, विस्फोट होते हुए ये ट्यूब है ये जाता है। तो ये जब हम इसको डिटोनेटर से डिटोनेट करते हैं बाहर में, तो ये ब्लास्ट होते हुए जाता है, ये DF जो है वो ब्लास्ट होते हुए जाता है। और ये जो स्टेमिंग मटेरियल है यहाँ भी ये ब्लास्ट होते हुए जाता है और स्टेमिंग मटेरियल को ढीला कर देता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। ये DF जो है ये ब्लास्टिंग मटेरियल को, चूंकि ये ब्लास्ट होते हुए नीचे जाता है, और ब्लास्टिंग मटेरियल को भी ये ढीला कर देता है। जब ब्लास्टिंग मटेरियल ढीला हो जाएगा तो ये जब ब्लास्ट होगा तो ये होगा, ये ढीला हो गया ब्लास्टिंग, ये स्टेमिंग मटेरियल ढीला हो गया और ये ब्लास्ट होगा तो ये निश्चित रूप से इसको फेंक देगा ऊपर की तरफ और फ्लाई होगा। तो ये फ्लाई रॉक जो है कराने में एकदम मास्टर है, फ्लाई रॉक उड़ाने में ये बहुत DF मास्टर है। और यही रीजन है कि इसको बस्ती के पास या पॉपुलेटेड एरिया के पास हम DF का यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन यही है, स्टेमिंग मटेरियल को ही ढीला कर देता है। और जब ये स्टेमिंग मटेरियल ढीला हो जाएगा तो ये उड़ेगा तो ऊपर उड़ा देगा तो हो जाएगा आपका फ्लाई रॉक हो जाएगा। और फ्लाई रॉक होगा तो फिर डंडा से स्वागत होने में कोई देरी नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ED और नोनेल में क्या डिफरेंस है। दोनों कंट्रोल बेस्ड ब्लास्टिंग के एसेसरीज है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक क्या है। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें नोनेल और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का यूज करके लेस वाइब्रेशन, लेस नॉइस और फ्लाई ऑफ रॉक को कंट्रोल करते हैं। यही टेक्निक जो है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। हम ये चीज़ भी आए दिन कभी मजाक में DGMS से अधिकारी लोग आते हैं फील्ड में, कभी मजाक करते हैं कि आज भी बच्चे लोग जवाब देता है लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, कुजन ब्लास्टिंग, ये सब ऑल टेक्निक है। कंट्रोल ब्लास्टिंग मीन्स यही बोलना है, मॉडर्न टेक्निक यही बोलना है कि ED जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर और नॉनेल बेस्ट जो ब्लास्टिंग है, जो लेस वाइब्रेशन, लेस नॉइस एंड का फ्लाई ऑफ रॉक को कंट्रोल करता है, वो टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। तो उसमें पूछते हैं कि ED और नॉनेल दोनों कंट्रोल ब्लास्टिंग के एसेसरीज है, मतलब ब्लास्टिंग टेक्निक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। हम नॉनेल का यूज क्यों नहीं करें, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये महंगा पड़ता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ED क्या है। ED जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप रहता है लगा हुआ, डिटोनेटर के अंदर में लंबा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप रहता है लगा हुआ। और इसमें क्या रहता है, एक डाटा लॉगर रहता है, जो ईंट जो होता है, जो हम लोग के घर बनाने में काम आता है, बस ईंट के साइज का एक मशीन रहता है, वो एक छोटा सा कंप्यूटर उसके अंदर में रहता है, कंप्यूटर की तरह फंक्शन करता है। तो वही रहता है, वो ईंट के साइज में, वो बेल्ट के द्वारा जो काम करते हैं फील्ड में, डाटा फिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप में, वो कंधा में टांगे हुए हाथ में रखते हैं। वेरी इजी है वो, आप देख सकते हैं, आज गूगल पर तो मिल ही जाएगा। तो डाटा लॉगर रहता है और एक ब्लास्टोमीटर रहता है, जो एक्सप्लोडर है वही टाइप का ब्लास्टोमीटर रहता है, उसके साथ में रहता है। तो जब हम इसको, बाकी सब प्रोसेस नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ डिटोनेटर होता है, जैसे बाकी चार्जिंग करते हैं उसी तरह इसको भी हम चार्जिंग कर देते हैं। हॉल में जो है सो हम डाल देते हैं, बूस्टर के साथ डाल देते हैं, और उसके बाद जो है जब सारे हॉल में ये डाल देते हैं तब उसमें टाइम जो फिट करते हैं, वो टाइम जो है डाटा लॉगर से टाइम फिट करते हैं। डाटा लॉगर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही टाइम फिट करता है और आपको ये फ्लेक्सिबल बनाता है कि आप जितना मिली सेकेंड में चाहें अपने इच्छा अनुसार, हम 19 मिली सेकेंड में करें, 13 मिली सेकेंड, 500 मिली सेकेंड में हमको एक दो हॉल को दूसरे हॉल के बीच में फोड़े, ये आपके पास पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है डाटा लॉगर से। आप अपने इच्छा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सुरक्षा के हिसाब से इसमें टाइम फिट कर सकते हैं। अगर 100 हॉल है, 200 हॉल है, 400 हॉल है, तो उसके मिली सेकेंड में टाइम अपने इच्छा, एक एक हॉल पर जाना पड़ता है, उस हॉल के वायर को इस डाटा लॉगर के प्लग से कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद इसमें टाइम हम फिट करते हैं। तो टाइम हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फिट करिए। मिली सेकेंड आप जानते हैं कि एक सेकेंड को 1000 टुकड़ा में बांट दें तो एक टुकड़ा जो है
वो 1 मिली सेकेंड है। तो अपने इच्छा के अनुसार हम डाटा लॉगर से, और उसके बाद जो है ये ब्लास्टोमीटर है। जब हम टाइम सबको फिट कर दिए तो फिर सब तार को हम जोड़ देते हैं और फिर जो है शेल्टर जगह के मैनेजर के परमिशन से, ब्लास्टिंग ऑफिसर के परमिशन से फिर ये ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्टोमीटर उसको ब्लास्ट करता है। तो ये ईडी भी है। अभी मार्केट में खास करके बीसीसीएल में देखें तो 2 कंपनी का ये आता है, जनरली 2 कंपनी का आता है। एक जो है एक आइडियल का आता है बीसीसीएल में और एक सोलार का आता है यहाँ पे, और लगभग और भी कंपनी में है, कुछ ट्रेड नाम बदल करके और भी दूसरा भी आता है। तो आइडियल का आता है और एक सोलार का आता है, ईडी आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर आता है। इस दोनों में ये 2 कंपनी का है। लेकिन ये मत समझिए कि कोई भी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चिप का एक खासियत है, जो सवाल में वो सुनना चाहते हैं डीजीएमएस के अधिकारी ये सुनना चाहते हैं, इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड यह जानना चाहती है कि आपको क्या पता है इसके बारे में। इसमें खास बात क्या है कि यदि ब्लास्टोमीटर, आइडियल का भी ब्लास्टोमीटर है और सोलार कंपनी है उसका भी ब्लास्टोमीटर है, लेकिन दोनों ब्लास्टोमीटर जो है वो अलग अलग है। इसके आइडियल के ब्लास्टोमीटर से आइडियल का ईडी फूटेगा और सोलार के ब्लास्टोमीटर से सोलार का ईडी फूटेगा। दोनों कंपनी के बदलने से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर नहीं फूटेगा। इतना ये बेहतरीन और सेफ है कि ब्लास्टोमीटर बदल देने से भी वो सेम चीज आपको लगेगा कि ये सेम चीज है, लेकिन कंपनी बदल देने से उसका अंदर में जो चिप है उसका कोड भी अलग रहता है, वो जो है सो नहीं फूटता है। हम सीएम पीडीआईएल के साथ भी कुछ दिन काम किए हैं, तो हमने उनके साथ पाया, हम ये जानने का कोशिश किया कि ये ईडी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर जो है क्या ये नॉर्मल एक्सप्लोडर से फूटता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब मुझे को ये दिखाइए कि ये जो है नॉर्मल एक्सप्लोडर जो माइंस में यूज होता है क्या उससे ये फूटता है। उन्होंने बताया नहीं फूटता है। हमने बोला कि नहीं मुझे देखा है, आपको एक बार देखना है, ठीक है। तो उन्होंने दिखा दिया नॉर्मल एक्सप्लोडर से, नहीं फूटा। कंपनी बदल के दिखा दिया हमको, ये नहीं फूटा, ये नहीं फूटा। ये इतना सिक्योर है, ये 1 लाख में मुश्किल से 1 मिस फायर होता है। ये ईडी जो है 1 लाख पीस में मुश्किल से 1 मिस फायर होता है। इतना इसका जो है इसका जो है सिक्योरिटी व्यवस्था है, इसमें अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है, ये रिलेबल है इतना कि इसमें मिस फायर होने की संभावना नहीं के बराबर होता है। इसमें एक और खासियत है कि जब आप जो है डाटा लॉगर से जब ईडी में टाइम फिट कर देते हैं, हर हॉल में अलग अलग आप जो है 200 हॉल ब्लास्ट कर रहे हैं, 200 हॉल में आपने अलग अलग मिली सेकेंड फिट कर दिया, एक में 10 कर दिया, दूसरा में 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, एज पर डिजायर आप जैसा रिक्वायरमेंट है आपने वैसा कर दिया, टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद इसके जो वायर जो है, इस हॉल के डिटोनेटर का जो वायर है वो किसी भी क्रम में आप जोड़ दें, 1 नंबर हॉल को 20 नंबर से जोड़े, 20 नंबर को 200 नंबर से जोड़े, 200 नंबर को 1 नंबर से जोड़े, जैसे आपको जोड़ना है, ठीक ना। अनपढ़ आदमी भी जाके जोड़ दे, जैसे भी जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जैसे भी तार को जोड़ दे, लेकिन जब एक्सप्लोडर को घुमाया जाएगा तो वो अपना सही क्रम में ही, जो क्रम में इसमें टाइम फिट किया गया है वो अपने क्रम में ही फूटेगा। तार कैसे जोड़ने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नॉनेल और इसमें यही चीज का डिफरेंस है कि इसमें यदि आपने इसके ट्यूब को जिस क्रम में इसको जोड़ना है उसी क्रम में जोड़ना होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसको यदि क्रम उल्टा कर दीजिए तो आपका ब्लास्टिंग जो है गड़बड़ हो जाएगा। ब्लास्टिंग जैसा चाहे हैं वैसा नहीं होगा, कहीं फूटेगा कहीं नहीं फूटेगा, मिसफायर हो सकता है, वो ट्यूब कट सकता है। इसको यदि आप उल्टा पुल्टा क्रम में जोड़ दिए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टाइम फिट होने के बाद इसको किसी भी क्रम में जोड़ दिए इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रकार का चीज जाता है। ये डाटा लॉगर से इस चिप में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाता है जिससे वो ऑन होता है और टाइम फिट होता है, और फिर ब्लास्टोमीटर से एक सिग्नल जाता है जो उसमें ओपन करता है, डिटोनेटर को सिग्नली ओपन करता है। और फिर जब करंट हम इसमें से देते हैं, ये ब्लास्टोमीटर से 510 से लेके 540 इतना वोल्ट तक जब करंट जाता है इसमें तो ये फूटता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग है, अलग अलग कंपनी के
जो है परमिशन जो मिला है उसके हिसाब से उसका ब्लास्टोमीटर होता है, उसमें ये है, इतना वोल्ट करंट पर ये फटता है। नोनेल में क्या है कि एक ट्यूब होता है, केमिकल कोटेड होता है। इसका दो पार्ट होता है, एक डीटीएच होता है, एक टीएलडी होता है। डीटीएच डाउन द हॉल, जो हॉल के अंदर में घुसता है उसको हम डीटीएच कहते हैं, डाउन द हॉल उसको कहते हैं। और टीएलडी को कहते हैं ट्रंक लाइन डिले, जो एक हॉल को ये जो नीचे के तरफ हम सब हॉल में डाल दिए, ये डीटीएच है। और एक हॉल को जो दूसरे के हॉल से जो जोड़े, ये टीएलडी है। ये ट्रंक लाइन डिले है, एक हॉल को दूसरे हॉल से जोड़ने वाला डिले है, दोनों में डिले है। इसमें जो है हमारी जरूरत के हिसाब से आता है, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, अलग अलग आता है। सब में मिली सेकेंड जो होता है, जो इसमें जो मिली सेकेंड सबका अलग अलग रहता है, क्योंकि इसमें 2 डिटोनेटर होता है ये नोनेल में। एक तो होता है जो हॉल में जाता है उसमें भी लगा रहता है डिटोनेटर, और एक जो है टीएलडी जो एक हॉल को दूसरे हॉल से जोड़ता है उसमें भी लगा रहता है। तो इसमें 2 पार्ट्स है। कई कंपनी जो है एक ही ट्यूब में दोनों आता है जुड़ा हुआ, कई कंपनी का है कि डीटीएच अलग आता है और टीएलडी अलग आता है। तो इसमें जो है ये टीएलडी जो है इसमें भी 17 मिली सेकेंड, 25 मिली सेकेंड, 42 मिली सेकेंड, और एज पर रिक्वायरमेंट आप जैसा मंगाएं, मिली सेकेंड, एमएस, ये एमएस होता है, मिली सेकेंड होता है, तो उस तरह से हम मंगाते हैं। दोनों में विशेष अंतर ये है कि ये जो है फ्लेक्सिबल है टाइम टेकिंग के लिए आपके पास, आप अपने इच्छा के अनुसार इसको आप जो है सो एक हॉल और दूसरे हॉल के बीच में टाइमिंग फिट करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और ये विशेष कंट्रोल है, इसमें एकदम लेस वाइब्रेशन होता है, इसमें लेस वाइब्रेशन होता है, लेस नॉइज होता है। इसके रिस्पेक्ट में इसमें भी लेस वाइब्रेशन और लेस नॉइज होता है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, नोनेल के रिस्पेक्ट में, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कम वाइब्रेशन होता है, नॉइज होता है, ब्लास्टिंग हो जाता है। और कई लोगों को जो बाहर ओपन कास्ट के मुहाने पे खड़ा रहते हैं उसको पता तक नहीं चलता है कि ब्लास्टिंग हुआ है, इतना कम वाइब्रेशन और नॉइज होता है। ईडी इज वेरी सक्सेसफुल ब्लास्टिंग एसेसरीज। और ये नोनेल है, ये थोड़ा चीप पड़ता है, लेकिन वो इतना जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इस नोनेल का क्रम जो है और दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, ये उतना कंट्रोल में नहीं है।